हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू अवर चैनल स्टडी पीवाईक्यू एंड दिस इज सत्यम परमार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पीवाईक्यू पर। फटाफट से लैब आ जाइए और एक बार ये बता दीजिए ऑडियो वीडियो आप लोग तक क्लियर है या नहीं है। हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू अवर चैनल स्टडी। चलिए फटाफट से आ जाइए आप लोग। चलिए शुरू करने से पहले यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए कि ये ऐप है आप लोगों का जीएस बाय दिवाकर सर। ये आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, जहाँ पे आप लोगों को कई सारी सुविधाएं एक साथ मिल जाएंगी। जैसे कि जो भी लोग टीजीटी पीजीटी यूपीएचएससी नेट है, असिस्टेंट प्रोफेसर, एचपीएससी, एमपी, आरपीएससी, जिन भी एग्जाम का आप लोग ज्योग्राफी से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, तो उसके आप लोगों को सभी रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे एक ही साथ में, यानी कि जो 10 यूनिट होती है उन सभी के पूरी ज्योग्राफी के आप लोगों को लेक्चर्स मिल जाएंगे। पीडीएफ नोट्स एक साथ मिल जाएंगे। लाइव क्लासेस जो कि डेली होती हैं, टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, और ऑफलाइन इनको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बाद में आप इनको कभी भी रिवीजन कर सकते हैं। कोई भी अगर आप लोग को क्वेरी होती है तो आप लोग इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी क्वेरी यहाँ से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे सब लोग। क्वेश्चन यहाँ से शुरू करेंगे अपन लोग। टीजीटी का ये 2013 का पेपर है, इसको कंप्लीट करेंगे। 2021 का और 2016 का अपन लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आज अपन कंप्लीट करेंगे 2013 वाला पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का जो पार्ट फर्स्ट का एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है वो दिया गया है। फिर दो क्वेश्चन आप लोगों के पार्ट सेकंड में होते हैं, जिसमें आप लोगों के दो सब्जेक्टिव पेपर होते हैं। जैसे आप लोगों ने एक ज्योग्राफी लिया है तो उसके साथ में दूसरा हिस्ट्री पॉलिटी या फिर इकोनॉमिक्स लिया होगा तो उसका एक आपका पेपर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अपक्षय से संबंधित नहीं है? ठीक है, केमिकल वेदरिंग से आप लोगों से संबंधित नहीं है, ये पूछा गया है। कार्बोनेशन है, अपतलन है, जलयोजन या फिर ऑक्सीकरण? कैलाश चंद्र जी, गुड इवनिंग। चलिए फर्स्ट का बी बता रहे हैं आप लोग। तो जो रासायनिक अपक्षय से संबंधित नहीं है वो आप लोगों की क्या हो जाएगी? अपतलन की जो प्रक्रिया होती है वो रासायनिक अपक्षय से संबंधित नहीं होती है। बी आंसर आप लोग करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? भूमध्य रेखा को, 0 डिग्री देशांतर को, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर को, या फिर 180 डिग्री देशांतर रेखा को? देखिए अब आप लोग पीछे जा रहे हैं। जो क्वेश्चन है ईयर के हिसाब से 2013 फिर 2010 का डिस्कस करेंगे, तो वहां पे आप लोग को जो क्वेश्चन पेपर है वो इजी दिखते जाएंगे। नमस्ते अरविंद अरविंद कुमार जी। चलिए, तो आप लोग भागिएगा मत कि इन क्वेश्चन को हम लोग क्या सॉल्व करें। आपको एक ओवरव्यू देखने को मिल जाएगा कि हाँ हमें किस टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देना है, कहाँ पे कम देना है। चलो डी बता रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे आप लोग का सेकंड आंसर, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? तो वो आप लोगों की 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हो। और ये जो रेखा है 180 डिग्री देशांतर रेखा, ये है कहाँ पे, इसका बताइए। अभिलाषा मिश्रा जी, गुड इवनिंग। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड, सौर मंडल के किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? बृहस्पति के, शनि के, अरुण के, वरुण के? इस वाले पोर्शन से आप लोगों से यूजीसी नेट में कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन जो टीजीटी है और पीजीटी है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। जो आपको सौर मंडल है वो अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, अभिलाषा मिश्रा जी ने बताया। तो यहाँ पे उपग्रहों की संख्या जो चार दिए गए हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और मंगल,
तो यहाँ पे बृहस्पति के आप लोग देखें तो बृहस्पति के होते हैं शायद 79 ग्रह हैं, और शनि के 82 है, अरुण के 27 है, और मंगल के 2 है। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर जो करेक्ट होगा, सबसे ज्यादा उपग्रह पूछा गया है तो शनि के यहाँ पे सबसे ज्यादा हो जाएंगे। अच्छा, कुछ आपसे पूछा जाता है जैसे कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। इस वाले पोर्शन में आप लोग जब 11th 12th में होते हैं तो काफी ज्यादा ध्यान देते हैं। जब हमने जो 7th 8th क्लास की बुक पढ़ी थी उसमें तो ध्यान दिया था, लेकिन जब नेट की तैयारी करने लगे तो सौर मंडल वाला जो पार्ट है वो तो छोड़ ही दिया था। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह आप लोगों से पूछा जाता है तो वो है गैनीमीड। ये आपका कहाँ का है, बृहस्पति का। ओहो, ठीक है, चलो। अच्छा, एक और क्वेश्चन बताइएगा कि ऐसा कौन सा उपग्रह है जिसके पास में उसका खुद का वायुमंडल है। ठीक है, ये आपके टीजीटी के ही क्वेश्चन है, इनको बताइएगा। और दो ग्रह ऐसे भी बताने जिनके पास में कोई भी उपग्रह नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है, नाइजर, नील, जायरे या फिर कांगो। भूमध्य रेखा को 2 बार पार कर रही है। बुध और शुक्र, हाँ ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है वो आप लोगों की कांगो रिवर हो जाएगी। अच्छा, मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग कहलाता है क्या, सूर्य किरण, प्रच्छाया, उपछाया या फिर ब्लैक होल। सी और डी दोनों हो जाएगा, उसमें आप लोग किसी को भी करेक्ट मान सकते हैं क्योंकि दोनों बहती हैं। हाँ, लिम्पोपो करेक्ट है। आप लोग तो बहुत होशियार हो यार। चलो, ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग कहलाता है क्या, सूर्य किरण, प्रच्छाया, उपछाया या फिर ब्लैक होल। अच्छा, आपने बता दिया आंसर। तो यहाँ पे ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग तो उसको बोलते हैं आप लोग प्रच्छाया, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़े। सूर्य की दीप्तिमान सतह को कहते हैं प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल, सूर्य किरीट, सूर्य धब्बा। दीप्तिमान सतह को क्या बोलते हो आप लोग, और एक बार शेयर कर दीजिए सेशन को। चलो, तो ये वाली जो सतह होती है जो कि दीप्तिमान होती है इसको बोलते हैं आप लोग प्रकाश मंडल। ठीक है, काफी इजी है, ये आंसर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं।
ये देखिए सौर मंडल से कितने क्वेश्चन आप लोगों से लगातार पूछे गए हैं। लगातार तो नहीं, लेकिन ये टॉपिक वाइज हैं जो क्वेश्चन लगे हुए हैं। पर हाँ, कई सारे क्वेश्चन इस वाले पोर्शन से यहाँ पे पूछे जाते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत चमकता है। कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए कितने और पढ़ना होगा, ये आप खुद अपने आप को देख के समझ पाओगे कि आपको कितनी जल्दी समझ में आ रहा है, कितना फटाफट से आप लोगों को याद हो रहा है। उसके हिसाब से आप कर पाओगे। क्योंकि मैं आपको कह दूं कि 6 घंटे लगातार बैठ के पढ़ लो, 4 घंटे, तो इतना तो मैं खुद नहीं बैठ पाती। सबका एक अलग अलग होता है पढ़ने का टाइम, कि हाँ हमें 2 घंटे बैठ सकते हैं, या फिर हम एक दिन में 6 घंटे पढ़ सकते हैं, 4 घंटे पढ़ सकते हैं। कोई कोई ऐसा होता है जिसका 2 घंटे में पढ़ा हुआ पूरा दिन कवर कर देता है, कोई कोई 10 घंटे पढ़ के भी 2 घंटे बराबर नहीं पढ़ पाता। तो ये मतलब आप देख लो। पर हाँ, फिर भी 5 से 6 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए। चलो, तो 22 दिसंबर को जो सूर्य लंबवत चमकता है वो मकर रेखा पर चमकता है, ठीक है। इन क्वेश्चन को देख देख कर तो आप लोगों को ये लग रहा होगा क्या हलवा पूछते हैं, है ना। इसको तो आप फटाफट से खा लेंगे। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 2 सेकंड, 1.3 सेकंड, 4 सेकंड, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए जो चंद्रमा है इसका प्रकाश आ रहा है पृथ्वी तक, तो इसको टाइम लगता है 1.3 सेकंड, ठीक है। बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़िए। भूमध्य रेखीय प्रदेश का विस्तार 12 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री दक्षिण तक होता है। 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण तक, 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण तक, या फिर इनमें से कोई नहीं। कहाँ से कहाँ तक होता है भूमध्य रेखीय प्रदेश का विस्तार? तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर करेक्ट हो जाएगा। भूमध्य रेखीय प्रदेश का विस्तार जो होता है ये आप लोगों का होता है 10 डिग्री उत्तर से लेकर के 10 डिग्री दक्षिण के बीच में, ठीक है। बी आंसर करेक्ट होगा, सी क्यों कर रहे हो? यही वो क्षेत्र है जहाँ पे क्या होता है, पूरे साल जो सूर्य की किरणें होती हैं लंबवत पड़ती हैं। चलो आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? स्थल रूप दिए गए, उनके कारक दिए गए हैं। अब आप लोगों की स्थल मंडल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गिनते जाना कितने पूछे गए हैं। यारडंग, ज्वारनदमुख, लटकती घाटी, नुनाटक। तो कौन सा कारक है जो जिसके द्वारा नहीं बनाया गया? तो यहाँ पे यारडंग के द्वारा वायु, यारडंग बता रहा है वायु के द्वारा बना है। नदी के द्वारा ज्वारनदमुख बता रहा है। हिमानी के द्वारा लटकती घाटी बता रहा है। और नुनाटक बता रहा है भूमिगत जल के द्वारा। तो आप लोगों को पता होगा जो नुनाटक होते हैं वो कहाँ पे बनते हैं? हिम क्षेत्र में बनते हैं। तो यानी कि ये किसके द्वारा बनेंगे? हिमनद के द्वारा। तो यहाँ पे जो भूमिगत जल दिया गया ये गलत हो जाएगा। हिमनद अगर होता तो सही हो जाता, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। भारत में मिट्टी अपरदन की समस्या संबंधित है अत्यधिक वर्षा से, निर्वनीकरण से, अत्यधिक कृषि से, या फिर अत्यधिक चराई से। चार ऑप्शन आप लोगों को नीचे दिए गए हैं। कौन कौन से ऑप्शन ऊपर वाले इसके सही है वो आपको लगाने हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखिए मिट्टी अपरदन की पूछ रहा है।
अत्यधिक वर्षा होती है तो इससे क्या होता है, मिट्टी अपरदन होती है, साथ में निक्षेपण भी होता है। तो ये तो आपका नहीं होगा। निर्वनीकरण अगर होगा यानी कि वनों को काट दिया जाएगा तो क्या होगा, मिट्टी का अपरदन होता है, तो ये सही हो जाएगा। अत्यधिक कृषि आप लोग करोगे तो इससे कोई मिट्टी अपरदन नहीं होता है, और जो अत्यधिक चराई होती है वहां से मिट्टी अपरदन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का डी आंसर करेक्ट होगा, डी होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? गंगा है, ताप्ती है, गोदावरी या फिर महानदी? तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। तो ऐश्वरी कौन सी नदी बनाती है? एक तो आपकी ताप्ती बनाती है, दूसरी नर्मदा बनाती है। बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। फटाफट से आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एंडीज पर्वत उदाहरण है अवशिष्ट पर्वत का, भ्रंशोत पर्वत का, बलित पर्वत का या फिर ज्वालामुखी पर्वत का? तो ये आपका जो एंडीज पर्वत है किस रूप में बना हुआ है? एंडीज पर्वत उदाहरण हो जाएगा बलित पर्वत का। और इसमें जो बलित पर्वत होते हैं उसमें और नाम आप लोग याद रख सकते हैं अपने, हिमालय का, और आल्पस का, यूराल का, और ये एंडीज दिया ही गया है। ये सभी पर्वत कैसे हैं? बलित पर्वत हैं, जो कि नवीन है। भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ कहलाता है लावा, मेग्मा, पातालीय या फिर मध्यवर्ती? देखिए, यहाँ पे आप लोगों से भूगर्भ के अंदर बात कर रहा है, यानी कि जो परपटी है ये आपका क्रस्ट है, यानी जो लेयर है पृथ्वी की, इसके अंदर ही ये जो पिघला हुआ जो पदार्थ होता है यहाँ तक आ रहा है, लेकिन इसके ऊपर नहीं आ पा रहा। तो जब ये यहाँ तक होता है तो इसको आप लोग बोलते हो मैग्मा। ठीक है, और जब ये ऊपर पहुंच जाता है तो इसको आप बोलते हो लावा। चलो, बी आंसर करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी कायांतित चट्टान नहीं है? स्लेट, क्वार्टरजाइट, ग्रेनाइट, संगमरमर? यानी कि यहाँ पे कोई एक मूल चट्टान दी गई है आप लोगों को, और तीन जो चट्टान है उनका रूप परिवर्तन हो चुका है, ताप और दाब के पड़ने के कारण उनका जो मेन रूप है वो बदल गया है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो ग्रेनाइट है ये मूल चट्टान हो जाएगी, और इनके रूप परिवर्तन होने के बाद में जो चट्टानें बनती हैं उनको आप लोग कायांतरित या फिर रूपांतरित चट्टान बोल देते हो। ठीक है, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत संबंधित है किससे? महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति से, भूकंप एवं ज्वालामुखी की उत्पत्ति से, पर्वतों और पठारों की उत्पत्ति से, भूकंप एवं ज्वालामुखी के वितरण से? किससे संबंधित है आपका ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत? तो जो वेगनर है इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था किसके लिए? महाद्वीप और जो महासागर है इनकी उत्पत्ति से संबंधित अपना ये सिद्धांत दिया था, जो कि 1912 में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। और इन्होंने जो साम्य स्थापना बताई थी, इसमें मेन जो चीज थी वो जिग्सॉ फिट की। और इसमें इसमें इन्होंने जो महाद्वीप थे इसको पेंजिया नाम दिया था, महासागर को पेंथालासा नाम दिया था। ये तो आप सभी लोगों को पता होगा। और कुछ इन्होंने
जो बल थे, जो महाद्वीप और महासागर टूटे, इसके कुछ बल दिए थे, जैसे प्लवनशीलता का बल है, गुरुत्व बल, ज्वारीय बल, ये तीन इन्होंने बल बताए थे। चलो आगे बढ़िए। भारतीय प्रायद्वीप की केंद्रीय उच्च भूमि बनी हुई है अवसादी और कायांतित चट्टानों से, आग्नेय और अवसादी चट्टानों से, आग्नेय और कायांतित चट्टानों से, या फिर अवसादी चट्टानों से। किससे ये भूमि बनी हुई है? हाँ हाँ, 1912। जो प्रायद्वीप वाला भाग है वो किसके द्वारा बनाया गया है? तो इसमें आप लोग दो चट्टानों को याद रखेंगे, काफी ज्यादा इसमें मिलती है। एक तो होती है आग्नेय चट्टान और दूसरी यहाँ पे कायांतित चट्टान। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो आग्नेय और कायांतित चट्टानें दी गई है, कारण यही है कि जो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे पेट्रोलियम गैस नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये जो क्या होती है यहाँ पे, गैस और जो पेट्रोलियम होती है वो यहाँ पे पाई नहीं जाती है, क्योंकि ये जो गैस होती है और पेट्रोलियम होती है ये अवसादी चट्टानों में पाई जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे रिक्टर मापनी पर मापा जाता है? तरल पदार्थों का घनत्व, भूकंप की तीव्रता, टोर्नेडो का वेग, या फिर पर्वतों की ऊंचाई। रिक्टर पैमाने पर आप लोग किसको मापते हो? चलिए, तो जो रिक्टर पैमाना है इस पे आप लोग भूकंप की तीव्रता को मापते हो। बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़िए। कांगो और अमेजन बेसिन स्थित है भूमध्य रेखीय प्रदेश में, गर्म तर प्रदेश में, भूमध्य सागरीय प्रदेश में, या फिर शीत तर प्रदेश में। अभी आप लोगों के वायुमंडल के क्वेश्चन शुरू हो गए। अच्छा, मैं आपको टॉपिक के नाम अब बताते जाया करूंगी। ठीक है, यूनिट के, सॉरी टॉपिक के नहीं, यूनिट के नाम। तो जो कांगो है और अमेजन बेसिन है ये कहाँ पे है? भूमध्य रेखीय प्रदेश में। ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो कांगो है और अमेजन है दोनों अलग अलग महाद्वीपों में, इसको याद रखिएगा। कांगो शायद, जो कांगो है ये आप लोगों का अफ्रीका महाद्वीप में है, और जो आपका अमेजन बेसिन है ये दक्षिण अमेरिका में है। चलो आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 20। चिनूक क्या है? स्थानीय हवा, सनातनी हवा, स्थायी हवा, या फिर महासागरीय धारा। हाँ, अफ्रीका में कांगो है। तो चिनूक है एक आप लोगों की स्थानीय हवा, जो कि कैसी है, गर्म है, और इसी को आप लोग हिमबच्ची बोलते हो। ठीक है, क्योंकि ये कहाँ से बहती है, ये आप लोगों का जो कनाडा है, अमेरिका है, उसके रॉकी पर्वत से नीचे उतरती है। और जब ये गर्म हवा नीचे उतरती है तो जो वहां की बर्फ होती है उसको पिघला करके नीचे उतरती है। तो जब वो बर्फ पिघलती है यानी कि ये बर्फ को खा जाती है, तो इसीलिए इसको हिमबच्ची बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। मानसून क्या है? मौसमी हवाएं हैं, स्थायी हवाएं हैं, अस्थायी हवाएं, या फिर पछुआ हवाएं हैं। क्या है मानसून? तो ये जो मानसूनी हवाएं होती हैं
ये कैसी हैं? मौसमी हवाएं। मौसमी हवाएं यानी कि ये जो हवाएं होती हैं एक जैसे छोटे से टाइम पीरियड में 5 6 6 महीने के पीरियड में एक साइड चलेंगी, फिर 6 महीने अलग साइड चलेंगी। जैसे कि 6 महीने जो चलती हैं स्थल से समुद्र की ओर में, और 6 महीने चलती हैं समुद्र से स्थल की ओर में। इस तरीके से ये हवाएं चलती हैं, तो इनको आप लोग मौसमी हवाएं बोल देते हो। हाँ, ब्लैक रोलर भी। चलो, काफी इजी क्वेश्चन। आपका फेवरेट क्वेश्चन। यहाँ पे आप लोगों की वायुमंडल की परतें दी गई हैं, उनका सही अनुक्रम लगाने को कहा है। क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, समताप मंडल। 4 मंडल दिए गए हैं, इनको आपको लगाना है। नीचे पहुंच गया। तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर करेक्ट होगा, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद में आप लोग का समताप मंडल आता है, फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। अल्नीनो क्या है? अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा, पेरू के पूर्वी तट की गर्म धारा, पेरू के पश्चिमी तट की गर्म धारा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अल्नीनो है क्या? ये वही है जिसके कारण हमारे भारत में बारिश थोड़ा सा कम हो जाती है। तो यहाँ पे अल्नीनो को आप लोग याद रखेंगे, ये पेरू के तट की गर्म जलधारा है, जो कि गर्मी के टाइम में हमारा जो हिंद महासागर में मानसून होता है या फिर जो हवाएं होती हैं वहां से मानसून होकर के आता है, तो वो इसको ये कमजोर कर देती है। यानी कि आप लोग सीधे याद रख सकते हैं, जब अल्नीनो का टाइम होता है तो भारत में सूखा पड़ता है, और जब लानिना का टाइम होता है तो भारत में बाढ़ आती है, अच्छी खासी बारिश होती है। क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कौन सा पर्वतीय क्षेत्र अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? नीलगिरी, खासी पहाड़ियां, सतपुड़ा, या फिर पश्चिमी घाट। चलिए, तो यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र में अधिकतम वर्षा जो प्राप्त करता है वो आप लोगों का क्षेत्र हो जाएगा जो खासी पहाड़ियां हैं, ये अधिकतम वर्षा प्राप्त करती हैं। बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और इसी जगह पे जो ये जो खासी पहाड़ियां ये है कहाँ पे? मेघालय में है। और मेघालय में ही आप लोगों का चेरापूंजी है और मौसिन राम है, और इसी जगह पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। चलो आगे बढ़िए। कौन सी नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? हांगहो, नील, इरावती, या फिर मिसिसिपी। अभी आप लोगों का जलमंडल से चलने लग गया। चलो, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे, जो नील नदी है आप लोगों की सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। और डेल्टा जो बनाती है किस टाइप का बनाती है ये भी आपसे पूछा जाता है, तो वो आपका चापाकार डेल्टा बनाती है। कैसा बनाती है ये? चापाकार डेल्टा बनाती है। 25 का डी। हाँ, हिमालय का भाग नहीं है, ठीक है, प्रायद्वीप पठार का भाग है। चलो, बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। और बताइए, जो चापाकार डेल्टा है और कौन सी नदी बनाती है, इंडिया में कौन सी नदी बनाती है ये बताएंगे। चलो, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कारण ज्वार भाटा से संबंधित है? सूर्य, चंद्रमा, अंतर्जात बल, सूर्य तथा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। बर्ड फुट तो आपकी मिसिसिपी बनाती है ना।
गंगा। ठीक है। चलो, कौन सा ज्वार भाटा से संबंधित है? सूर्य चंद्रमा अंतर्जात बल या फिर सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। जब ज्वार भाटा आते हैं तो वो किसके कारण आते हैं? जो सूर्य होता है और चंद्रमा होता है उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ज्वार भाटा आपको दिखाई देते हैं समुद्र में। चलो आगे बढ़िए। इनमें से कौन सी ठंडी धारा नहीं है? लेब्राडोर है, कनारी है, फॉकलैंड है, गल्फ स्ट्रीम है। ये धाराएं जो ठंडी और गर्म होती है निर्धारित की जाती है, जैसे कि एक तो धारा आती है आप लोगों के ध्रुवीय क्षेत्र से, पोलर एरिया से जो हवाएं आती है उसको आप लोग ठंडी धारा बोलते हो। और दूसरी धारा आप लोगों की जाती है विषुवत रेखा से। जो धारा विषुवत रेखा से जाती है ध्रुवों की ओर में, वो धारा होती है गर्म। तो यहाँ पे आप लोगों की जो गर्म हो जाएगी, काफी फेमस जलधारा है, इसको आपको बिना याद करे याद हो जाएगा। ये आपकी गल्फ स्ट्रीम जो धारा है ये कैसी हो जाएगी? गर्म जलधारा है, जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहती है। ठीक है। चलो डी आंसर कर दिया सबने। नेक्स्ट क्वेश्चन। सारागासो सागर स्थित है अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में या फिर आर्कटिक महासागर में? यूपी पीजीटी। अब तो थोड़ा सा आगे टल गया। अभी तक चांस था कि नवंबर लास्ट तक या फिर दिसंबर फर्स्ट में हो जाएगा, पर अभी एक न्यूज आई थी उसमें थोड़ा सा आगे होगा आपका एग्जाम, उसमें बढ़ा दिया गया है। हाँ लेकिन बहुत ज्यादा आगे नहीं जाएगा। जनवरी मान के चलिए, आप लोग अपनी तैयारी पूरी रखिए, जब भी हो एग्जाम फटाफट से देख के आइए, सिलेक्शन हाथ में लेकर के आइए। ठीक है। चलो 28 का ए बता रहे हो। सारागासो सागर कहाँ पे है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। ये कोई अलग से सी नहीं है, सागर नहीं है। ये जो अटलांटिक महासागर है इसमें क्या होता है, एक चक्र पाया जाता है। जो प्रति चक्रवाती प्रवाह होता है ना, उसका एक चक्र पाया जाता है। उसके बीच में एक घास उपज आई थी, ठीक है, घास है, जिसका नाम था सारगेसम। इसको आप लोग बोलते हो सारागैस, सॉरी, सारागैसो सागर। मार्च अप्रैल नहीं, इतना तो नहीं जाएगा। हाँ कुंभ मेला के बाद बोला था तो मार्च अप्रैल में से जाना नहीं चाहिए, बहुत हो जाएगा इतना आगे तो, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसियां लटकी हुई पड़ी हैं। आप लोग तैयारी रखिए। एमपी पीजीटी होगा, अभी न्यूज आई थी उसमें, तो एमपी में भी होने वाला है। जो एमपी में तो ये शायद वर्ग एक, वर्ग दो, वर्ग तीन करके होता है। पंपाय तथा स्टेपीज है, मध्य अक्षांशीय घास के मैदान, निम्न अक्षांशीय घास के मैदान या फिर उच्च अक्षांशीय घास के मैदान, उष्ण अक्षांशीय घास के मैदान। अभी शायद आप लोगों का उसमें राजस्थान में होने वाला है, उसकी न्यूज भी पड़ी थी। हम्म। पंपाज और स्टेपीज ये क्या हो जाएंगे आपके? मध्य अक्षांशीय घास के मैदान हो जाएंगे। ठीक है। ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 30। दक्षिण अमेरिका के समशीतोष्ण घास के क्षेत्र कहलाते हैं? प्रेयरी, पंपास, डाउन्स या फिर स्टेपीज? तो इनको आप लोग बोलते हो क्या? पंपास बोलते हो। बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़िए। प्रमुख कारक जो प्रकृति में संतुलन बनाए रखता है? मानवीय क्रियाएं, पादप तंत्र, पर्यावरणीय दशाएं या फिर भोजन की उपलब्धता? अच्छा, आप लोगों ने किसी ने यूजीसी नेट दिया था क्या? अगर दिया है तो आपका क्लियर हुआ है? अगर हो गया है तो उन लोगों के लिए खुशखबरी है कि जो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके फॉर्म फिर से रीओपन हो गए हैं। तो आप लोग अगर इच्छुक हो तो उसको फिल कर सकते हो। 31st, ठीक है।
तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा, प्रमुख कारक जो प्रकृति में संतुलन बनाए रखता है वो आपका क्या होता है, पर्यावरणीय दशाएं होती हैं। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलो, काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है उड़ीसा में, गुजरात में, राजस्थान में या फिर असम में? कहाँ पे है काजीरंगा नेशनल पार्क? हाँ, तो आप लोग अगर इच्छुक हैं, जो आपका हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसके फॉर्म फिर से रीओपन हो गए हैं, फिल कर सकते हो। चलो, 31 का सेकंड बता रहे हो आप लोग, सेकंड नहीं डी बता रहे हैं। काजीरंगा असोम में है। यहाँ पे आप लोगों से और पूछे गए हैं, उड़ीसा में आप लोगों का सिमलीपाल है, गुजरात में गिर है, और राजस्थान में आपका केवलादेव और सरिस्का है। इसके सामने से कम मैं अब तक 15 बार होकर के आ चुकी होंगी, बिल्कुल इतने पास से निकल के, पर अब इसको मैं अंदर से नहीं देख पा रही। हाँ, एक सिंह गेंडा के लिए प्रणाम हरि जी। मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है, यह परिभाषा किसने दी थी? एच बैरोज ने, हंटिंगटन ने, रेडचेल ने या फिर बैडल डीला ब्लॉन्स ने? लिखने की प्रैक्टिस आप लोग, हमारा लिखने वाला बैच भी चल रहा है, उसको आप लोग ले सकते हो। और अभी कई लोगों का क्लियर भी हुआ था। अब उनका इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू की तैयारी भी करा रहे हैं उनको, दिवाकर सर कराते हैं। कई लोगों का हुआ है। चलिए, तो यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है, ये जो परिभाषा है किसके द्वारा दी गई थी? यहाँ पे आप लोग आंसर याद रखेंगे, बैरोज को। ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 34। सूची एक को सूची दो से मिलाना है। यहाँ पे जनजाति दी गई है, उनके क्षेत्र दिए गए हैं, कौन सी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? बुशमेन, पिग्मी, एस्किमो और गोंड। तो चलो इनको लगा लेते हैं। बुशमेन जनजाति आपको नामीबिया में देखने को मिलती है। पिग्मी जनजाति ये आपको जायरे बेसिन में देखने को मिलती है। एस्किमो जनजाति ये आपको अलास्का क्षेत्र में मिलेगी, और गोंड ये आपको भारत में। 4-3, नहीं, हाँ 4-3-2-1। यहाँ पे आप लोगों का आंसर जो करेक्ट होगा वो डी हो रहा है। चलो, बुशमेन निवासी हैं कालाहारी मरुस्थल के, सहारा मरुस्थल के, पेंटागोनिया मरुस्थल के या फिर गोबी मरुस्थल के? कहाँ के हैं ये निवासी? तो इसमें आप लोग याद रखेंगे, जो बुशमेन है ये आपके कालाहारी मरुस्थल में रहते हैं। ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। और कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है? तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका में है। चले नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस समूह में से एस्किमो संबंधित है? अब देखो, आपकी जनजाति से कितने सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए इसमें, एक लाइन से जड़ी बांध रहे हैं। उस टाइम पे जो पेपर था काफी इजी पूछा जाता था, लेकिन टीजीटी अभी भी इतना टफ नहीं है। एस्किमो संबंधित है, ये आपके एस्किमो जो संबंधित है वो मंगोलायड प्रजाति से है। ठीक है, किसे है? मंगोलायड से है। बी आंसर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़िए। और जो एस्किमो आपको देखने को मिलते हैं, ये आपका अलास्का वाला क्षेत्र हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड वाला जो क्षेत्र है वहां पे निवास करते हैं।
अच्छा, जो एस्किमो का घर होता है इसको आप लोग क्या बोलते हो? क्या नाम होता है इसको बताइए। चलो क्वेश्चन नंबर 37। 36 दो बार हो गया। चलो, निम्नलिखित में से किसे मानव भूगोल का जनक कहा जाता है? हमबोल्ट को, लिटर को, रेडजेल को या फिर ब्लॉन्स को? किसको कहा जाता है मानव भूगोल का जनक? इंग्लू। ठीक है। चलो, तो यहाँ पे मानव भूगोल का जनक आप लोगों से पूछ रहा है तो सभी लोगों को पता होगा, रेड जेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। ठीक है। काफी फेमस इन्होंने बुक लिखी थी एंथ्रोपोजियोग्राफी, जो आप लोगों से बार बार पूछी जाती है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? रूस बॉक्साइट से बना है, मेक्सिको में चांदी है, और बोलीविया में टिन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में तांबा है। तो क्या सुमेलित नहीं होगा इसमें से? हेलो रवि कुमार जी। हाँ, राजनीतिक भूगोल का भी ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो सुमेलित नहीं है, रूस में बता रहा है कि बॉक्साइट का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, जबकि बॉक्साइट का उत्पादन जो होता है वो आपका ऑस्ट्रेलिया, गिनी, जमेका, जो ब्राजील वाला क्षेत्र है उसमें होता है। रूस में क्या होता है, यहाँ पे आप लोग कोयला है, खनिज तेल हो जाएगा, और आपका जो प्राकृतिक गैस होती है, ये क्या होता है यहाँ पे रूस में होता है। तो ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 38 का सब लोगों ने डी लगाया है। चलो, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किसे विश्व के कहवा बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? कल किसने ये वाला सेशन किया था, उसमें ये वाला क्वेश्चन शायद आया था, यानी बताया था। साओ पोलो, सेंटोस, रियो डी जेनेरियो या फिर ब्यूनस आयर्स? कहवा पत्तन। ए, हाँ अब ठीक है। चलो, तो यहाँ पे कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है सेंटोस को। बी आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, हाँ 39 का ए होगा। ए, मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हो। सेंटोस होता है। कहवा बंदरगाह आप लोग किसको बोलते हो, सेंटोस को कि साओ पोलो को? चलो आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 40। कृषि के अत्यधिक विशेषीकृत रूप का संबंध किससे है, जिसमें कहवा, चाय, रबर जैसी फसलें उगाई जाती हैं? बहुविधि फसल, या फिर बागाती कृषि, सीढ़ीदार खेती, विस्तृत खेती? हाँ, बी होगा। चलो इसका बताइए। यहाँ पे देखिए, आप लोगों को चार तरीके की फसल दी गई है, कहवा है, चाय है, रबर है, फिर चार चौथी फसल कहाँ है इसमें, मुझे कहाँ दिखाई दे रही है? ये जैसी जो फसलें उगाई जाती हैं, तो ये जो सभी फसलें एक साथ होती हैं, अत्यधिक विशेषीकृत रूप से संबंध है। हाँ, तो ये वाली कृषि आपको क्या बोली जाती है, यानी कि जो भी आप लोग इस तरीके की कृषि करते हो, इस वाली कृषि को क्या बोलोगे? बागाती। ठीक है, मान ले रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? बागाती कृषि बोलते हैं। बी आंसर करेक्ट होगा। आप लोगों ने बोला तभी माना है मैंने। चलो आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 41। कोयला और खनिज तेल किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? ग्रेनाइट में, अवसादी में, आग्नेय में या फिर कायांतित में?
चलो, तो यहाँ पे कोयला है और खनिज तेल है। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा था इसको, जस्ट थोड़ी देर पहले। पढ़ा नहीं था, मैंने बताया था। जो खनिज तेल है वो कौन सी चट्टान में पाया जाता है? यस, बी। अब सादी चट्टानों में एक तो आप लोग का प्राकृतिक गैस पाई जाती है, खनिज तेल पाया जाता है और इसमें कोयला भी पाया जाता है। 41 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और वन। 8 बजे? ये चेंज नहीं हो सकता क्या? 8 बजे? फिर आप लोग बहुत कम आते हो, कुछ का खाना पीना नहीं होता है, कोई बिजी रहता है। चलो देखते हैं, 8 बजे से कोशिश करेंगे करने की। अब देखो, अभिलाषा मिश्रा जी ने मना कर दिया। अच्छा, मेजोरिटी जिसमें होगी उसको कर लेंगे। वैसे 8:30 से ठीक रहेगा, क्योंकि अब जो ये तो सेशन आपका 1 घंटे का है, 1 सवा घंटे में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यूजीसी नेट के क्वेश्चन लंबे हैं। रेगुलर इस टाइम ही चलती है, लेकिन 3 और 4 तारीख को आपकी छुट्टी रहेगी, क्योंकि मैं अपने घर पे नहीं रहूंगी। डेली आपकी 9 बजे ही होती है। लेकिन अभी क्या, टीजीटी के पेपर है तो जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, क्वेश्चन भी कम है, छोटे क्वेश्चन भी हैं। नेट के क्वेश्चन बड़े हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा, 9 बजे। चलो देखते हैं, और है ना। तो यहाँ पे 42, नवीकरणीय संसाधन जो कि आप लोग एक बार यूज कर लो, फिर उसके बाद में उसका यूज हो चुके, तो वो आपका क्या होगा? डी हो जाएगा। वन है, इसका आप लोग बार बार यूज कर सकते हैं। वन के साथ में आप लोग का जैसे सूर्य हो जाएगा, ज्वारीय ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ये सभी आप लोगों के नवीकरणीय संसाधन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। भारत में गन्ने के उत्पादन के घटते क्रम में 4 राज्यों का क्रम क्या है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो आपके गन्ने के उत्पादन में चलना है, तो सबसे ज्यादा से सबसे कम चलना है घटते क्रम में, ठीक है। 9 बजे ठीक है, ज्यादातर 9 बजे बोल रहे हैं आप लोग। हाँ, तो जो यूजीसी नेट के क्वेश्चन होंगे उसमें 9 के बाद में 12 बजेंगे। मंजूर है? चलो, तो गन्ने के उत्पादन में घटते क्रम में सबसे पहले आपका उत्तर प्रदेश होगा, उसके बाद में महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद में तमिलनाडु, और उसके बाद में, अच्छा, 3 4 को। चलो, सब लोग अपनी बहनों के यहाँ पे घूमने चलते हैं। पूरी 1 साल हो गई गए नहीं है, घूम आते हैं थोड़ा सा। आंध्र प्रदेश, ठीक है। बी आंसर करेक्ट होगा। हाँ, आप लोग हमसे मिल सकते हो, मेरी बहन वगैरह से, ब्लॉग वाले चैनल पे, जो दूसरा चैनल है सत्यम परमार के नाम से, डेली ब्लॉग वाला है, इसमें आप लोग मिल सकते हो। कभी टाइम मिलता है तो एक दो डाल देती हूँ उस पे। चलो, 44। आदतन आंकड़ों के अनुसार विश्व में सबसे अधिक कपास उत्पादक देश का अवरोही क्रम इस प्रकार है। ओके, ठीक है। तो टेस्ट आपका आज ले लिया जाए, दूसरा पेपर इसी में शुरू कर दिया जाए, 2010 वाला। चलो, तो यहाँ पे आप लोगों से पूछ रहा है, अद्यतन आंकड़ों के अनुसार विश्व के सबसे अधिक कपास उत्पादक देश का अवरोही क्रम। इसमें तो दिया ही नहीं गया है क्रम, आधा अधूरा क्वेश्चन दिया गया है। सबसे ज्यादा आप लोग बता दीजिए, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो होता है, जब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था 2013 के टाइम पे, उस टाइम पे जो कपास उत्पादक देश था सबसे ज्यादा, वो आपका यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका था। सी कर लीजिए इसको, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में अगर आप लोग देखोगे, तो आज के टाइम में आप लोग, चीन, चीन के बाद में भारत हो गया है, भारत के बाद में पाकिस्तान आ गया, और पाकिस्तान के बाद में यूएसए। चलो,
आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित देशों में किसकी स्थल सीमा भारत के साथ सबसे अधिक है? चीन की, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की या फिर नेपाल की? हाँ चलो, आपने लगा दिया CAVT। वो क्वेश्चन अधूरा था। तो यहाँ पे आप लोगों से निम्नलिखित देशों में किसकी स्थल सीमा भारत के साथ में सबसे अधिक है, तो ये सभी लोगों को पता होगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा? बांग्लादेश सबसे ज्यादा सीमा लगाता है ये। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा उड़ीसा तट पर अवस्थित है? हल्दिया, मुंबई, पारादीप या फिर विशाखापत्तनम? उड़ीसा के तट पर कौन सा स्थित है? चलिए, तो ये आपका पारादीप जो है, ये क्या हो जाएगा? उड़ीसा के तट पर स्थित है। सी आंसर करेक्ट होगा। निम्नलिखित नगरों में कौन सा भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है? राउरकेला, जमशेदपुर, दुर्गापुर या फिर भिलाई? भारत का पिट्सबर्ग। ठीक है, तो बी आंसर। भारत का पिट्सबर्ग बोला जाता है जमशेदपुर को, जो कि एक क्या है कि इस्पात उद्योग है। बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वैसे है तो सभी राउरकेला, दुर्गापुर सभी हैं, लेकिन यहाँ पे जो भारत का पिट्सबर्ग बोला जाता है वो जमशेदपुर को बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के परे की नदी है? गंगा, यमुना, सतलज या फिर रावी? यानी कि जब हिमालय का उत्थान हुआ उससे पहले भी ये नदी बह रही थी। तो यहाँ पे आप लोग की हिमालय की परे नदी जो होगी वो होगा आपका सतलज। ठीक है, सतलज, सिंधु, ये आपकी कैसी नदी है? हिमालय पार की नदियां हैं। विश्व का चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? भारत को, क्यूबा को, ब्राजील को या फिर इंडोनेशिया को? अच्छा, थोड़ा फास्ट चलो, हो गए क्वेश्चन, ज्यादा नहीं बचे हैं। अभी क्या है कि थोड़ा सा गला ठीक नहीं चल रहा है, तो बहुत ज्यादा फास्ट में बोल नहीं पा रही हूँ। ठसा लग जाता है, खांसी आ जाती है, कई सारी दिक्कतें हैं भाई। तो विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है किसको? क्यूबा को। बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हरित क्रांति खाद्य उत्पादन से संबंधित बता रहा है, नीली क्रांति को मछली उत्पादन से, श्वेत क्रांति को दुग्ध उत्पादन से और पीली क्रांति को इस्पात उत्पादन से? तो जो संबंधित नहीं है पूछ रहा है, तो यहाँ पे पीली क्रांति जो कि बता रहा है ये इस्पात के उत्पादन से, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, पीली क्रांति संबंधित है तिलहन उत्पादन से। डी करेक्ट होगा। चलो आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 51। निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन कहा जाता है? नंदनकानन को, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन को, असम में काजीरंगा को या फिर भारतीय वनस्पति उद्यान शिवपुर को? वैश्विक विरासत वन, तो ये आप लोगों का जो पश्चिम बंगाल में सुंदरबन का जो क्षेत्र है, इसको माना जाता है क्या? वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
हजारों झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है? नॉर्वे को, फिनलैंड को, कनाडा को या फिर आइलैंड को? तो यहाँ पे आप लोगों का फिनलैंड एक ऐसा देश है जिसको आप लोग झीलों का देश भी कहते हो, हजारों झीलों की भूमि भी कहते हो, यानी कि बहुत ज्यादा यहाँ पे झीलें हैं। तो ये बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा युग्म इसमें सुमेलित नहीं है? पेज की संकल्पना बाइडल डीला ब्रॉस के द्वारा बता रहा है, रुको और जाओ निश्चयवाद दिया था गिरफिट टेलर के द्वारा, लेवेंसराम की संकल्पना फ्रेडरिक रेडजेल के द्वारा दी गई थी, और व्यवहारवाद इमेनुअल कांट के द्वारा। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो पेज की संकल्पना है बाइडल डीला ब्लॉस के द्वारा कही गई है, ये ठीक हो जाएगा। रुको और जाओ निश्चयवाद ये आपका ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दिया गया है। लेविन्सटाइन की संकल्पना फ्रेडरिक रेडजेल के द्वारा दी गई है, और व्यवहारवाद ये इमेनुअल कांट के द्वारा बता रहे, जबकि ये किसके द्वारा दी गई है? विलियम किर्क के द्वारा। तो यहाँ पे आपका डी आंसर करेक्ट होगा। जीआईएस का किसका लघु रूप है? यानी कि इसका आप लोगों से फुल फॉर्म पूछी गई है, ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर सोइल्स, ज्योग्राफिकल इंटरनेशनल स्टडीज, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम या फिर ग्लोबल इंफॉर्मेशन स्टैटिक्स। चलो 54 का हो जाएगा। जीआईएस की फुल फॉर्म पूछी गई है तो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 55। कौन सी ग्रामीण बस्ती वृत्तीय आकार के रूप में जानी जाती है? इस आकार में सड़कें आयताकार होती है, एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। घर, सड़क और रेलवे लाइन किनारे स्थित होते हैं, या फिर झीलों के किनारे गांव का विकास होता है। वे कृषि गांव हो सकते हैं। तो ग्रामीण जो बस्ती होती है वृत्तीय आकार में, किस तरीके की बस्ती होती है वो? ये जैसे कि आप लोग कोई झील मान लीजिए, इस तरीके का गोला मान लीजिए, और यहाँ पे बसावट हो जाए, तो ये जो होती है बसावट, इसको आप लोग बोलते हो वृत्तीय आकार की बस्ती। ठीक है, यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट होगा। संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? न्यूयॉर्क, पनामा, कोलन या फिर विनीपेग? संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क है, ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आज के टाइम पे अगर आप लोग याद रखेंगे तो वो आपका संघाई है, ठीक है, जो कि कहाँ पे है? चीन में है। और ये कब था? 2013 के टाइम पर। चल, जनसंख्या विस्फोट संबंधित है उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर से। उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से, निम्न जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से, या फिर निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर से? तो किससे संबंधित है जनसंख्या विस्फोट? तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर करेक्ट हो जाएगा। जनसंख्या विस्फोट जो होता है, उच्च जन्म दर हो और जो मृत्यु दर हो वो कैसी हो? कम हो, तो यानी जनसंख्या बढ़ेगी। ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रमुख दिवस दिए गए, उनकी तिथियां दी गई हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस, विश्व आवास दिवस और विश्व ओजोन दिवस? चलो यहाँ पे हम मिलाएंगे। जो विश्व पर्यावरण दिवस होता है वो 5 जून को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व आवास दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को, यानी कि दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा। दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाँ भाई लाइव है। हेलो जुल्फिकर। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? हेरोडोटस ने, एनेक्सीमेंडर ने, एराटोस्थेनीज ने या फिर हिकेटियस ने? तो सबसे पहले भूगोल शब्द का जो प्रयोग किया था वो किसके द्वारा किया गया था? इरेटास्नीज के द्वारा किया गया था। ठीक है, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये तो सबको पता होगा, इन्होंने जो बुक लिखी थी ज्योग्राफी का, कई बार पूछी गई है। चलो आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अ प्रोलॉग टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जॉन आई क्लार्क के द्वारा, बिल्बर जेलेंस्की के द्वारा, जीटी त्रिवार्था के द्वारा या फिर आशी चांदना के द्वारा? तो यहाँ पे यह पुस्तक आप लोगों से पूछी गई है, प्रोलॉग टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी। ये लिखी गई है बिल्बर जेलेंस्की के द्वारा। बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62। दो कथन दिए गए हैं यहाँ पे, कथन और कारण के रूप में। संहति अधिवास बहुधा विखंडित हो जाता है, कारण उसका पूछ रहा है, बता रहा है कि जाति प्रथा सामाजिक अलगाव को लागू करती है। ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं, पी और आर दोनों सही है और आर पी की सही से व्याख्या करता है। पी और आर दोनों गलत है, लेकिन आर पी की व्याख्या सही नहीं करता है। तो ऑप्शन आप देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जो संत अधिवास होते हैं बहुधा विखंडित हो जाता है, यानी कि तितर बितर हो जाता है। उसका कारण क्या है कि जाति प्रथा सामाजिक अलगाव को लागू करती है। आप लोगों ने देखा होगा गांव में ज्यादातर, अभी जो शहर है वहां पे तो ऐसा नहीं है, लेकिन गांव में क्या होता है, जो उनके जो कोठे बना दिए जाते हैं या फिर उनका एक क्षेत्र बना दिया जाता है, जैसे कि ये जो ठाकुर कॉलोनी हो जाएगी या फिर ये पंडित कॉलोनी हो जाएगी या फिर ये अन्य कास्ट जो भी होता है। तो ये जो विखंडन होता है उसका जो मेन कारण क्या होता है? जाति प्रथा होती है, जो कि सामाजिक अलगाव को लागू करती है। तो यहाँ पे ए आंसर आपका करेक्ट होगा। व्याख्या सही कर रहा है जुल्फिकार जी। चलो आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 63। वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है? यूरोपी, ऑस्ट्रेलिया, एशिया या फिर अफ्रीका? तो यहाँ पे देखिए जो सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया आप लोग जानते हैं, और इसकी खास बात ये है कि यहाँ पे ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का आज का सेशन। टीजीटी का एक और पेपर आप लोगों ने सॉल्व कर लिया, कंप्लीट कर लिया 2013 का। नेक्स्ट टाइम में अपन लोग 2010 का सॉल्व करेंगे। सेम टाइम आप लोगों का रहेगा 9 PM। ठीक है, सभी लोग आइएगा। और साथ में ये दूसरा चैनल है, इसको भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर ये वाला सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक करके भी जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जरूर बता के जाइएगा सेशन कैसा लगा है। गुड नाइट।